हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी फॉर क्लास 9 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इज है गैसियस लेयर जो सबसे ज़्यादा गैसेस को सराउंड किए हुआ है अपनी तरफ। ठीक है, इसका एक रेंज है 10,000 किलोमीटर तक उसका रेंज है और उसमें हम अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़ेंगे। हमारे पास ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये सारे लेयर जो है आएंगे और उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए जो गैसेस हैं हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको क्लास 6 क्लास 7 में भी पढ़ाया गया होगा, जो ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पाई चार्ट में आपको क्या बताया गया है कि कितने तरह की गैसेस हैं और सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ गैसेस किसका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो बताया गया है वो 78% है और जो हमारा अदर गैसेस है वो 1% है और ऑक्सीजन कितना है 21% है। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो ये 78 नहीं है, 78.084। तो ये वैरी करते रहते हैं, 78.084, 20.96 इस तरीके से हैं। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको एकदम अप्रॉक्सीमेटली ले लिया है तो वो 78 हो गया, नहीं तो ये कुछ नंबर्स हैं। ओके, अब नाइट्रोजन के बारे में ये बताया गया है कि नाइट्रोजन अवॉइड्स क्विक बर्निंग एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द फोर्स ऑफ द विंड्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। सो नाइट्रोजन जो है अवॉइड्स बर्निंग, मतलब नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जलता नहीं है, इट्स नॉट अ फ्लेमेबल सब्सटेंस। और जो हमारा एयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिला हुआ है। ठीक है ना। सो वी हम लोग को ये पता है कि अगर हम कोई कैंडल जलाएंगे तो उस कैंडल को जलाए रखने के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होना ज़रूरी है, वरना वो कैंडल क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अगर आप एक कैंडल जलाओ और उसको अगर एक कंटेनर के अंदर फिक्स कर दो जहाँ पे हवा आती ही नहीं हो, ये कैंडल क्या होगा, ये बुझ जाएगा। लेकिन अगर हवा इसको ऐसे ही छोड़ दो तो ये जलता रहेगा। हमारे हवा में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है 78% नाइट्रोजन, लेकिन ये एक फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है। हमारा जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ गैसेस भी मिले हुए हैं जो 1% के हैं। ओके, अब सर सवाल एक और भी उठता है कि हम जब एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वहाँ सर काफ़ी सारे गैसेस हैं। उसके अलावा भी जो हम नोटिस करते हैं कि हमारा जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है और कभी सनराइज़ और सनसेट के समय वो हमें रेड दिखता है। ठीक है, तो ऐसे में सर इसका कारण क्या है? उसका कारण है डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को इस तरीके से स्कैटर करते हैं। ये चीज़ आप पढ़ने वाले हो कहाँ पर? फिज़िक्स में। आप फिज़िक्स में इस चीज़ को पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ोगे। वहाँ जाके आप इसको बता सकते हो कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट को इस तरीके से स्कैटर करते हैं, जो हमारा ब्लू है लाइट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वही स्कैटर होता है इन कंपैरिजन टू अदर लाइट। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो वाई इज द स्काई ब्लू? सनलाइट रीचेस अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय ऑल द गैसेस एंड पार्टिकल्स इन द एयर। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स बिकॉज इट ट्रेवल्स आर शॉर्टर स्मॉलर वेव्स। ओके, अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि स्काई सर कभी कभी रेड क्यों हो जाता है? तो देखो, इसका कारण ये हो जाता है कि जो हमारा रेस होते हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लार्जर डिस्टेंसेस और रेड लाइट जो है कम स्कैटर करता है। इसीलिए आप देखोगे रेड लाइट कम स्कैटर करने के चलते जहाँ सन रहता है उसके इर्द गिर्द में पूरा रेड पूरा तरीके से रहता है, जबकि आप जैसे जैसे दूर जाओगे तो वहाँ पर रेड लाइट स्कैटर नहीं किया रहता है। सिर्फ सन पूरा रेड है और साथ साथ उसके अगल बगल के जो एरियाज रहते हैं वो पूरी तरीके से रेड, मतलब ये पूरे उसी रीजन के बीच में ही रेड होता है, बाकी सारे के बीच में नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। आखिर सर ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें जो हैं ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर है। ठीक है, आगे जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स है, क्लाउड्स है और ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस रीजन में हम लोग रहते हैं। तो हम लोग जिस रीजन में रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर का रीजन है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक रहता है। इसकी एवरेज हाइट होती है 15 किलोमीटर। अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिटेल्ड अबाउट ट्रोपोस्फियर, तो वो क्या करते हैं, वो याद करने लगते हैं उसका ये करें। अगर मैं आपको बताऊं कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो, उसको आप जान लो, उसके बाद वहाँ पे सेंटेंस बनाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रोपोस्फियर, उसका क्या मैंने बताया, उसका एवरेज हाइट है 15 किलोमीटर और 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक वो रेंज में रहता है। यहाँ से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो कि द ट्रोपोस्फियर एवरेज हाइट इज 15 किलोमीटर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर। ये एक सेंटेंस की तरह अच्छा यूज हो जाएगा। 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर। ओके,
चलिए सर, ये भी अच्छा सेंटेंस बन गया। ये जो हमारा ट्रोपोस है ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चेंज, ये चेंज करते रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये बताई गई है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे हर एक 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, इसी रीजन में, ट्रोपोस्फियर के रीजन में हमारे जो कोल्ड एयर करंट्स हैं वो इस तरीके से फ्लो करते हैं जो हॉरिजॉन्टली, और हमारे हॉट एयर जो है वर्टिकली फ्लो करते हैं। हम कोल्ड एयर वालों को बोल रहे हैं एडवेक्शन एंड द हॉट एयर्स आर कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोल्ड एयर और हॉट एयर इसमें टर्बुलेंस क्रिएट होता है। ओके, और वो टर्बुलेंस कहाँ क्रिएट होता है? हमारे ट्रोपोस्फियर रीजन में क्रिएट होता है। जैसे ट्रोपोस्फियर को अब हम पार करेंगे तो हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर। लेकिन याद रखो, ट्रोपोस्फियर को पार करने से पहले आप अपने बुक में देखे होगे कहीं लिखा होगा ट्रोपोपॉज। ओके, सो ये ट्रोपोपॉज क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर का लेयर है उस रीजन को के ख़त्म होने पे और स्ट्रेटोस्फियर का रीजन शुरू होने में जो रीजन होता है वो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। मतलब ट्रोपोस्फियर मेरा खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फियर मेरा शुरू हो रहा है, उस रीजन को बन जाता है वो ट्रोपोपॉज। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। स्ट्रेटोस्फियर के रीजन में हमारा एरोप्लेन सारे सब कुछ उड़ते हैं, और इसका में भी क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर जितना जाता है -45 डिग्री सेल्सियस, और इसकी भी रेंजेस हैं 50 किलोमीटर अबाव द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस होता है। टेम्परेचर वैसे इंक्रीजेस विद द हाइट। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर धीरे धीरे 1 डिग्री घट रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ते हुए जा रहा है। इसी स्ट्रेटोस्फियर में हमारा एरोप्लेन भी उड़ता है। ओके, सो दोस्तों चलिए पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। स्ट्रेटोस्फियर में क्या पॉइंट्स हैं? इसका हाइट कितना रेंज होता है? 50 किलोमीटर अबाव द अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं यहाँ पे पॉइंट्स में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कभी भी रटने की उतनी ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं 6 पॉइंट लिख दिया हूँ तो आप 6 पॉइंट को तो याद कर ही सकते हो, सेंटेंसेस अपने से बना सकते हो और आपको आराम से अपने एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को बताऊँ और आप आराम से इन पॉइंट्स को जान लो और बता दो। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है ना, जो पोलर रीजन्स में, वो एक शीट लाइक क्लाउड्स बनाता है। जो पोलर रीजन्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारे में शीट रीजन जैसा, और ये जो शीट रीजन्स है स्ट्रेटोस्फियर में जो क्लाउड्स बन रहे हैं उसके कारण हो रहा है। इसीलिए उन क्लाउड्स को कहा जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ठीक है, और ये जो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है ये एक इन्वर्जन की तरह है। इन्वर्जन मतलब कि ट्रोपोस्फियर क्या करता था, हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है अगर आप और ऊपर जाते रहोगे। ये इसलिए होता है क्योंकि इसी लेयर में हमारा ओजोन रहता है। अपना ओजोन क्या करता है आपको पता ही होगा, वो सन से आने वाले, जो भी हमारा सन है वो एक रेस छोड़ता है। अगर सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को काटने के लिए वो अर्थ के पास एक ओजोन लेयर होता है। अगर वो ओजोन लेयर नहीं रहेगा ना तो हमारे स्किन में काफ़ी ज़्यादा जलन हो जाएगी, रैशेस आ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन ऑब्जर्व कर लेता है? हमारा ओजोन लेयर, ओजोन जो है उसको, ओजोन लेयर उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके वजह से हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम बचे रहते हैं। अब अल्ट्रा ओजोन जो है क्या करता है, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है जो कि लेस देन 290 मीटर वेवलेंथ से होती हैं, इंक्लूडिंग यूवी रेस। ओके, अब सर आपने तो कहा कि ओजोन लेयर होता है जो हमारे इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण ये पूरा हीट बढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है सर इस पूरे रीजन का? देखो होता क्या है कि ये पूरा रीजन 15 to 35 किलोमीटर ओजोन से भरा हुआ है। ठीक है, ओजोन है, तो इसीलिए इसे एक तरीके से ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है। ओजोन कैसे बनता है कि हमारा जो O2 है वो O2 मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाते हैं, और जो हमारा सिंगल ऑक्सीजन एटम रहता है, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो O2 के साथ मिलकर O3 बन जाता है। O3 इज़ नथिंग बट ओजोन, और ये ओजोन बनते समय ट्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज। ओके, दैट्स वाई ये पूरे जो रीजन में, स्ट्रेटोस्फियर के रीजन में, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ना वैसे वैसे हमारा जो
टेम्परेचर है राइज करने लगता है, ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे 77 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका मतलब जो हमारा सबसे टॉपमोस्ट जब जाते हैं ना तो वहाँ 77 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान रहता है और स्टीपली राइज करता है। इसीलिए हमने यहाँ एक ग्राफ रखा है जो हमारा जो टेम्परेचर है हाइट के साथ स्टीपली राइज कर जाता है। ओके, सो हमारे पास कुल मिला के 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो मैं चाहूँ तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ट्रोपोस्फियर में हमने बात की थी कुछ पॉइंट्स की, जैसे कि उसका एवरेज हाइट कितना होता है, 15 किलोमीटर होता है सर। वो कहाँ से कहाँ तक रेंज लाई करता है, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक लाई करता है। 8 किलोमीटर होता है एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। इसको आप अपने कॉपी में या नोट्स में जो भी है आप इसका सेंटेंस बना के लिखिए। ये पॉइंट्स हैं, इसको सेंटेंस बना लो। जैसे कि हर 1 डिग्री सेल्सियस के बाद 165 मीटर बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री सेल्सियस हमारा घट जाता है। इस घटते हुए चीज़ को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब ये घटते जो हर 165 मीटर डिस्टेंस के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, और इसी चीज़ को बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। आप ये भी अपने सेंटेंस में जोड़ सकते हो कि द ट्रोपोस्फियर इन ट्रोपोस हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स चेंज। ओके, अब देखो इस रीजन में कोल्ड एयर भी फ्लो करते हैं और हॉट एयर भी फ्लो करते हैं, ठीक है। कोल्ड एयर जो फ्लो करते हैं हॉरिजॉन्टली, उन्हें ब्रैकेट में मैंने लिखा है एडवेक्शन, और हॉट एयर जो है थ्रू कन्वेक्शन फ्लो करते हैं। इन दोनों के मूवमेंट्स के कारण पूरे रीजन में टर्बुलेंस क्रिएट रहता है। ओके, पूरी रीजन। अब यहाँ पर हम आते हैं ट्रोपोपॉज, जो कि कब आता है, जब हमारा ट्रोपोस्फियर खत्म होने के कगार पर है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होने वाला है। उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। टेम्परेचर बताया गया है ओवर द पोल्स -45 डिग्री सेल्सियस और ओवर द इक्वेटर -75 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।